टाइटैनिक शिपरैक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीब सी चीज नोटिस करी। समंदर की तलहटी में शिप के आगे का हिस्सा एकदम सुरक्षित और पीछे का हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में शिप के आगे वाले हिस्से से लगभग 609 मीटर दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों से टाइटैनिक का मलबा पानी के कांटेक्ट में रहने से गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये शिप के दोनों हिस्से एक साथ समंदर में डूबे थे तो फिर इन दोनों हिस्सों के मलबों में इतना अंतर क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसमें उसके पिछले वाले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा। 15 अप्रैल 1912 की जिस रात टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ, उस रात ये शिप इंग्लैंड से अटलांटिक ओशन से होता हुआ यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी में जा रहा था। हादसे के वक्त इसमें 2240 लोग सवार थे, जिसमें से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे के वो लोग चश्मदीद गवाह बने जो इस जहाज से अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग के टकराने से शिप के अंधेरी रात में समंदर के अंदर डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के अलावा और किसी के पास नहीं था, जो खुद उस रात बीच समंदर में अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कारपैथिया भी टाइटैनिक को डूबने के लगभग 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। वो तो समंदर में डूबने वाले लोगों की किस्मत अच्छी थी जो कि RMS कारपैथिया को टाइटैनिक की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिला, वरना जो लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदे थे वो भी मर जाते और टाइटैनिक के हादसे के बारे में किसी को भी मालूम न पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या था, लेकिन फिर बचने वाले लोगों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी जो कि उस रात समंदर के अंदर मौजूद था। बाद में सारी चीजों को बारीकी से परखने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि आइसबर्ग से टक्कर के बाद शिप के राइट साइड में नीचे वाले हिस्से पर लगभग 300 फुट का एक क्रैक आ गया था। पर वहीं आई विटनेस बने लोगों का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आइसबर्ग ने अगर वाकई में टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा क्रैक छोड़ा था तो इस शिप को 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी उस वक्त किसी को भी मालूम न पड़ी। सच्चाई जानने के लिए जरूरत थी कि टाइटैनिक शिप के मलबे को ढूंढा जाए। हर बीतते साल ये मिस्ट्री और भी ज्यादा संगीन होती गई। आखिरकार 73 इयर्स के बाद जब टाइटैनिक शिप का मलबा मिला तब उससे जुड़ी हर पहेली धीरे धीरे करके सुलझती गई। कई एक्सपर्ट लोग अरेंज किए गए जिन्होंने शिपरैक की बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी। ओशियनिक एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्जेलेट ने 30 से ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट बड़ा क्रैक एक भी बार नहीं देखा। हालांकि टाइटैनिक की इस प्रोफाइल पिक्चर में 30 फुट का ये क्रैक ये जाहिर करता है कि इस जगह पर कोई भारी चीज टकराई थी। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड शिप के अंदर जा रहा होगा। इस स्पीड से पानी के अंदर जाने का मतलब शिप 2.5 घंटे के अंदर डूब चुका होगा और जो लोग उस समय समंदर में कूद चुके थे उनके अनुसार भी शिप लगभग 2.5 घंटों में ही डूबा था। इस बात से एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि शिप के आइसबर्ग से टकराने से उसमें 300 नहीं बल्कि 30 फीट का क्रैक पड़ा था। लेकिन ये अकेली ही मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरैक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जिसे वो कहते हैं वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से अच्छी कंडीशन में कैसे पड़ा है और इन दोनों के बीच इतना फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जिसने टाइटैनिक शिप की लाखों फोटोज कैप्चर करी। उसके बाद उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D मॉडल में कन्वर्ट किया गया। इस मॉडल में वो सारी डिटेल्स मौजूद थी जिनको इतने गहरे पानी में कोई नॉर्मल कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि स्टर्न के कई हिस्से तो ऐसे बिखरे और दबे पड़े हैं मानो जैसे कि ये शिप स्टील की नहीं कागज की बनी हो। स्टर्न के ज्यादातर पार्ट इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वहीं पर शिप के पावरफुल इंजन अभी भी स्टर्न में लगे हुए हैं। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशन की तलहटी से टकराया तब उस समय शिप के तलहटी में टकराने की वजह से तलहटी का कुछ हिस्सा उखड़ गया था, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं, जिनको केवल इस 3D
3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानों से यह पता चलता है कि जिस समय स्टर्न ओशन की तलहटी से टकराया उस समय वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। मतलब कि जब स्टर्न पानी के अंदर घूमता हुआ ओशन की तलहटी की तरफ बढ़ रहा था, तब उसके घूमने की वजह से पानी में एक तरह से चक्रवात जनरेट हो गया, जिसके कारण स्टर्न के ऊपर काफी सारा फोर्स अप्लाई हो रहा था और तलहटी तक पहुंचते पहुंचते उसके पार्ट्स अलग होते गए, जिसकी वजह से शिप का पिछला हिस्सा इतने बुरे हालात में पहुंच गया। वहीं पर शिप के अगले हिस्से यानी कि बो का डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है। इसका मतलब ये है कि ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह शिप पानी पर आगे बढ़ते हुए पानी को काटता हुआ जाता है। यही वजह है कि बो सेक्शन रोटेट नहीं कर रहा था और जिसकी वजह से उसके ज्यादातर हिस्से सही सलामत मौजूद हैं। आखिरकार इस तरह 110 साल पहले हुए हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया, लेकिन एक और मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी थी कि शिप आखिरकार दो हिस्सों में टूटा कैसे। आइसबर्ग से क्रैक पड़ने के बाद शिप के पिछले हिस्से में पानी तेजी से भरने लगा, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का वेट बढ़ता चला गया। वहीं पर बो सेक्शन में पानी न भरने की वजह से वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। जब स्टर्न में पानी इतना भर गया कि जिसका वजन शिप नहीं झेल पाया, तो उसकी वजह से शिप बीच से टूट गया। और क्योंकि स्टर्न बो सेक्शन के कंपेयर में कम हाइड्रोडायनेमिक होता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होता हुआ ओशन की तलहटी से जा टकराया, जिसके कारण इसकी हालत बो सेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा खराब मिली। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।